नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रकृति ने पहाड़ों के लिए खुद से कुछ नियम तय किए हैं जिनका हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्षों से अनुपालन करते आ रहे हैं, लेकिन वक्त वक्त पर विकास के साथ कुछ दिक्कतें भी पेश आती रहीं। नियम कायदे सरकार भी बनाती है, लेकिन उनका पालन कराना इतना भी आसान नहीं होता। देवों की भूमि उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा का आगाज हुआ है और इस आस्था की यात्रा में पवित्र गंगा यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो देवों के देव महादेव के साथ भगवान विष्णु का मंदिर भी। 4 धाम यात्रा के नाम से भक्तों में उत्साह अपने आप बढ़ जाता है, साथ इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी अहम रोल रहता है। लेकिन बढ़ती संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन चुनौती भी लाता है, जो इस बार भी दिखाई पड़ रही है। 10 मई को यात्रा के आरंभ के 6 दिनों में ही 3.5 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं और 26 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ही यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत, एक ही स्थान पर जबरदस्त भीड़ हो जाना, भक्तों को आ रही परेशानी और कई घंटों का जाम सवाल खड़े कर रहा है। ये जाम दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर या मुंबई जैसा नहीं होता। पहाड़ों पर लगने वाला जाम कई दिन तक रहता है। बहरहाल सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार ने पिछले बार के कटु अनुभवों से सबक नहीं लिया, इसलिए इस बार हालात खराब हो गए। तो वहीं सरकार भी एक्शन में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम की यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और फीडबैक भी किया है। मुख्यमंत्री ने टूरिस्ट बस में सवार होकर श्रद्धालुओं का हाल भी जाना और इसके अतिरिक्त अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश दिए। बिना रजिस्ट्रेशन दर्शन यात्रा नहीं होगी। वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक लगाई गई है। साथ ही मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया रील्स बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। मुश्किलों के पार प्रभु के द्वार, 4 धाम व्यवस्था हुई धड़ाम। चारों धाम में मोबाइल फोन बैन, अब रील बनाने वालों की नहीं खैर। भीड़, जाम, रजिस्ट्रेशन, 4 धाम यात्रा में कितनी परेशानियां, करना पड़ रहा अव्यवस्थाओं का सामना। चारधाम यात्रा के लिए इन दिनों भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और इस कारण से यात्रा के दौरान भारी श्रद्धालुओं को भारी अव्यवस्था का भी सामना करना पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियां अब चरमराती हुई नजर आ रही हैं। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। इसके बाद से लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। लगभग 3 लाख से अधिक लोग 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम में 7 दिन में 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 1,83,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यमुनोत्री में 81,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री में श्रद्धालुओं की संख्या 78,000। बद्रीनाथ में 57,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 4 धाम की यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं अब नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। 4 धाम चुनौतियों से संग्राम, अभी 4 धाम यात्रा के लिए नए रजिस्ट्रेशन बंद। अब तक 26 लाख से ज्यादा हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भीड़ से उत्तराखंड में जगह जगह लग रहा है जाम। कई जगहों पर 20 से 24 घंटे तक का जाम। भीड़ के बढ़ते दबाव से रास्ते में रोके जा रहे हैं श्रद्धालु। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़ने से राज्य सरकार की व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना चुनावी दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा है। आते ही उन्होंने राज्य सचिवालय पहुंचकर 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और यात्रा को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए फिलहाल 3 दिनों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। ये रोक आज से 19 मई तक रहेगी। पिछले दिनों 10 मई से जो 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है, उसमें इस बार अत्यधिक श्रद्धालु और
भक्तगण आ गए हैं, तीर्थयात्री आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी यात्रा सामान्य स्थिति में आ रही है, व्यवस्थित हो रही है और सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, पेयजल से संबंधित और परिवहन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं, पर्यटन के, आपदा प्रबंधन के, बिजली विभाग, सब विभागों के साथ कि कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और जो लोग यात्रा अपनी जारी कर चुके हैं उनको ठीक प्रकार से जाम की स्थिति है, अन्य स्थितियों का सामना न करना पड़े और जगह जगह पर जो यात्री होल्डिंग किए हुए हैं, होल्ड कर रखे हैं, जो लोगों ने रुके हुए हैं, उनको उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पूरी व्यवस्थित हो रही है। आज काफ़ी व्यवस्थित हो गई है, 2-3 दिनों में काफ़ी व्यवस्था है। पिछले दिनों जरूर अत्यधिक संख्या के कारण से कुछ इस प्रकार की परेशानियां आई थी और यात्रियों को भी कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रा ठीक दिशा से सुचारू रूप से चले। चारधाम जाने वाले अलग अलग मार्गों पर कई गाड़ियों का जाम लगा है तो कहीं लंबी लंबी कतारों में घंटों तक श्रद्धालुओं को खड़े खड़े इंतजार करना पड़ रहा है। चारधाम की यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें कि अब प्रशासन ने अहम और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, एक और फैसला राधा रतूड़ी ने लिया है। चारधाम मंदिर के 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने, वीडियोग्राफी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। देहरादून में और उनके ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसरों में मंदिर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा या रील नहीं बनाएगा, या जैसे आजकल बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं या म्यूजिक बजा रहे हैं और उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। उससे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप प्रशासन को बताते हैं। मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रील या वीडियो नहीं बनाएंगे। चारधाम में रील पर प्रतिबंध, परिसर के 50 मीटर इलाके में रील बनाने पर बैन। रील बनाने की वजह से भी श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। सोशल मीडिया के लिए वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध। 31 मई तक वीआईपी दर्शनार्थियों पर भी लगा प्रतिबंध। फिलहाल तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए यात्रियों से अपील भी की जा रही है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम की यात्रा या सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि चारधाम जाने वाले मार्गों पर भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर सरकार ने यात्रियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए जनता टीवी। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है और एक बार फिर से बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लक्ष्मी बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ खास मेहमान अनिरुद्ध प्रकाश जी हैं, महंत बड़ा हनुमान मंदिर के। आप सभी का बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करेंगे और बातचीत की शुरुआत अनिरुद्ध प्रकाश जी आप ही के साथ करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे के अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ राजनीति हो रही है, पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब हैं, दूसरी तरफ जो आस्था का केंद्र है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। अनिरुद्ध प्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, लगता है अनिरुद्ध प्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लौटूंगा मैं आपके पास। हीरा सिंह बिष्ट जी, हीरा सिंह जी, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं। लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, और लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बिना तैयारी के ये पूरा प्रबंधन किया गया और उसका नतीजा यह है कि भक्तों को परेशानी हो रही है। आपका क्या कुछ कहना है और क्या रुख है इस पूरे मुद्दे को लेकर? पार्टी को आरोप, पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही। कहाँ अव्यवस्थाएं हो, धार्मिक पवित्र तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु आते हैं, उनकी मौत हो जाती है। महिलाओं का रास्ते में शौच जाने के लिए जगह नहीं है। यमुनोत्री में और भी बुरा हाल है, जो आके पत्रकार लोगों को, उनके परिवारों को भी शौच की कोई व्यवस्था नहीं, खड़े घंटों घंटों एक जगह पर खड़े हैं। तो ये कहेंगे मौत हो रही, कोई कैंप नहीं लगा, कोई जगह रुकने की नहीं, कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं। मुख्यमंत्री जी ने अब जाकर के संज्ञान लिया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत लेट लिया। अरे तैयारी तो पहले से होनी चाहिए थी, जगह जगह कैंप होने चाहिए थे, अधिक सुविधाएं होनी चाहिए थी, पानी की, बिजली की, अस्पताल की। कहीं किसी को परेशानी कुछ होती, हार्ट अटैक हो जाता तो कहाँ जाएगा? लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, कोई सीरियस नहीं है। लोग आते हैं चले जाते हैं। अरे भाई, ये तो हमारा तरफ से सबसे बड़ा उत्तराखंड का त्योहार है, गौरव गरिमा। लोग आस्था के साथ आते हैं, उस आस्था पे कहीं उठा रखा न हो। कहीं लोग बाहर जाकर के ये चर्चा न करे उत्तराखंड देवभूमि में वहां पानी नहीं मिला, वहां व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट जाने की व्यवस्था नहीं थी, हमें परेशानी हुई, हमें अस्पताल की सुविधा नहीं मिली, डॉक्टर नहीं थे, कैंप नहीं थे, डेथ होगी। और 7-8 लोगों की डेथ होगी तो अच्छी मैसेज थोड़ी ना गया। अरे देवभूमि है, हमारे लिए यही सब कुछ है, इससे हमारी इनकम भी होती है, हमारा नाम भी रोशन होता है, आस्था से लोग आते हैं। तो कहीं वैष्णो देवी में इतने लोग जाते हैं लाखों, कभी ऐसी घटना दुर्घटना नहीं घटी, तो यहाँ क्यों कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने गंभीरता से इसको लिया नहीं। मुख्यमंत्री जी अब देखे, जब रोज हाथ टोरा नारे लगा रहे, सरकार विरोधी नारे वहाँ यात्री लगा रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छी बात नहीं है, परंपरा नहीं है। अधिकारी कहाँ गए हमारे? टूरिज्म मिनिस्टर कहाँ है जी? टूरिज्म में इतने अधिकारी कहाँ है? जैसे जंगलों में आग लगी तो आपने 5-6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, डीएफओ रेंजर कहाँ मर रहे थे, कहाँ गए थे, ये बताइए ना। तो उसी तरह से ये एक गंभीरता से इसको लेना चाहिए, तो नहीं लिया। और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, लेकिन अब अवस्था बिगड़ चुकी है, लोग मर चुके हैं। इतने लाख लोगों ने 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं। हमारी धार्मिक यात्रा है, कोई पर्यटन की यात्रा नहीं है, ये बड़ा फर्क है। बिल्कुल, तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर समझना होगा, ताकि इस तरह की समस्याओं को रोका जा सके, अगर चुनौतियां आ रही उसको कंट्रोल किया जा सके। सुनीता विद्यार्थी जी, सुना आपने हीरा सिंह जी को, उनका क्या कुछ कहना है? लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस कह रही है हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अब जागे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इतने महीनों की तैयारी के बावजूद भी जब यात्रा की शुरुआत हुई है तो इस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं भक्तों को। सुनीता जी। देखिए रितेश जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। और यहाँ पर जो विपक्ष द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, देखिए इसलिए आधारहीन है। हीरा सिंह बिष्ट जी बहुत सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं, ये बता दें हमको कि कौन सी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थाएं नहीं करके दी। मैं आपको ऐसे चेक पॉइंट बता दूं कि ऐसी जगह पे हमने जानकी पट्टी और ऐसी जगह पे हम लोगों ने मेडिकल कैंप पहली बार लगाए हैं, जिससे कि प्रत्येक श्रद्धालुओं को वहां पे स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं मिले। 184 से तक जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पे तैनात हैं। 44 स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर हैं, चाहे वो बीपी संबंधी हो, चाहे हमारे वो जो सांस संबंधी प्रॉब्लम्स वहां पे यात्रियों को रहती है, तमाम तरह के डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल
है, पानी से भी रिलेटेड सभी सुविधाएं हैं, मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटी है, जगह जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं, चाहे वो अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, रैन बसेरे हो, उनको अपने टेंट लगा के रहना हो, सभी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दुरुस्त है। ये जो अभी रील का जो मैटर आ रहा है और विपक्ष जो उस पर चुटकी ले रहा है, रितेश जी देखिए, जो जब हम सबसे पहले अपनी गाइडलाइंस DIPR के माध्यम से जनता को देते हैं, इवन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस वक्त भी प्रत्येक जानकारियां आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होती हैं, लेकिन अब ऐसा एक वहां पे जो मैं कहूं कि श्रद्धालु ऐसी गुट में पहुंच रहे हैं जिनको वहां पे श्रद्धा से ज्यादा रील पर फोकस सुनीता जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ रील का ही मुद्दा है? सुनीता जी, आपको लगता है क्या सिर्फ रील्स का ही मुद्दा है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि यमुनोत्री गंगोत्री के रास्तों पर 15-15, 20-20 घंटे का जाम लगा हुआ है, लोगों को वापस भेजा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की संख्या 26 लाख से ज्यादा हो गई तो उसको रोकना पड़ रहा है, 11 से 12 जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो चुकी है। क्या आपको लगता है सिर्फ रील्स का ही मुद्दा है, या फिर जो प्रबंधन जिस तरह का होना चाहिए तो उसमें कुछ चूक रह गई है? देखिए गौतम जी, रील भी मुद्दा है, जो जैसे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो त्वरित फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग सरकार उस पर एक्शन करती है, जिसमें वीडियो और रील्स का मैटर है। यहाँ पे जो आप रास्तों की बात कर रहे हैं, जो क्राउड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे सभी अधिकारी वहां पे ग्राउंड जीरो पर हैं, और ये जो अभी रोका गया है, ये उन लोगों को रोका गया, उन श्रद्धालुओं को रोका गया जो विदाउट रजिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद थे। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन लोगों को ये साफ हिदायत दी गई है कि वो अपने डे वाले दिन, जो डेट्स उनको मिली है उसी दिन वो दर्शन करेंगे, लेकिन वो आज रजिस्टर करवा रहे हैं, कल वहां पहुंच जा रहे हैं। तो उन लोगों को जरूर, उन श्रद्धालुओं को रोका गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन जिस तहत हुआ है, जिन डेट्स पर आपको दर्शन करने का समय दिया है, उसी वक्त आप वहां पर पहुंचे। तो हमारी तरफ से कोई अव्यवस्था नहीं है, श्रद्धालुओं द्वारा जो अव्यवस्था वहां पे थोड़ी क्राउड मैनेजमेंट करने में जो हुई उस पर भी हमने एक्शन लिया है। आप कह रहे हैं कि इस पर भी एक्शन लिया गया है, और जी हमारी कोशिश। सुनीता जी, आपका कहना है कि इस पर भी एक्शन लिया गया, उसका असर भी दिखाई पड़ेगा। मैं लक्ष्मी जी और अनिरुद्ध जी के पास जाऊं, उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए हमारी खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हम लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें और जो वहां से जानकारियां सामने आ रही हैं उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम लगातार एक्शन ले रहे हैं। चूंकि इस पूरे मुद्दे पर पहले राजनीति की बात हो रही है, तो सबसे अब मैं आपके पास आऊंगा लक्ष्मी बिष्ट जी। आपने विपक्ष और सत्ता पक्ष को भी सुन लिया, लगातार ये भी कहना है कि भाई सुनीता जी का कि रील्स का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये रील्स तक ही सीमित चीजें हैं, या फिर जो अभी हो रहा है ये ज्यादा हो चुका है? और जिस तरह से भीड़ बढ़ी है, जिस जगह से लगातार तस्वीरें और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी जो राय रख रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो देखिए, हम लोग रील्स के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रही हैं, भीड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तीर्थ यात्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये बात नहीं की है कि हमारे जितने तीर्थ स्थल है वो कितनी संवेदनशील जगह पे है। और पहाड़ों में अगर हम लोग, भगवान भी अगर हमारे गए हैं इतनी दूर पहाड़ में, तो जरा सोचिए कि उन्होंने क्या सोच के वो उन स्थानों में गए होंगे जहाँ पे यात्री आराम से, इंसान बहुत आसानी से पहुंच ना पाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान इतनी ऊपर ऐसी जगह पर बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, तो क्या हमारे अधिकार ये बनता है कि हम इस तरीके से वहां पे भीड़ और ढोल नगाड़े और जिस तरीके से वहां पे साउंड पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहां पे हमारे जो पेड़ है, जो हमारा वातावरण है, वो शांतिपूर्वक उसी तरीके से व्यवस्थित रह पाएगा जैसे पहले रहता था?
दूसरा, वहां से हमारी गंगा जमुना निकल रही है, नदियों में इतने गंदगी, वहां पे प्लास्टिक देखिए आप, इतनी गंदगी, इतने लोग जा रहे हैं तो नेचुरली है उनके वो गंदगी सामने बहनी है, प्लास्टिक की बोतलें जा रही है, पानी के लिए सारी चीजें जा रही है। जितने इंसान है उतनी व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। सरकार का काम है व्यवस्थाएं करना, सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है कि अगर वहां पे इतने लोग वहां पे पहुंच रहे हैं तो उनके साथ साथ उतनी चीजें, उतनी गंदगी, उतना सारी जो प्लास्टिक होंगे, जो खाने का जो भी सामान का होता है वो कहीं ना कहीं वो हमारी नदियों में बह रहा है, हमारे शांत वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। जो साउंड पोल्यूशन है, जरूरी नहीं है कि आपदा अभी हम लोग साउंड कर रहे हैं तो वो अभी की अभी आपदा आएगी, लेकिन जो हमारी साउंड हो रही है, वहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है, वो कभी ना कभी तो इसका दुष्प्रभाव जो है वो उन ग्लेशियर्स में, उन माउंटेन्स में पड़ेगा ही पड़ेगा। और हम वो उसका हमारे जो 13 में जो हमारी आपदा आई थी उस रूप में हम देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, सरकार को नहीं पता है कि ये जो जिस तरीके से वहाँ पे इतने लोगों की भीड़ जा रही है, ठीक है, व्यवस्थाएं होना अलग चीज है, और व्यवस्थाएं भी नहीं, व्यवस्था देखिए, मेरी पहले भी मैडम से बात हुई थी तो उस टाइम पे ये देखिए कि हम लोग व्यवस्थाओं को तो दिखा रहे, लेकिन जितने यात्री हमारे वहां जा रहे हैं ये व्यवस्थाएं पहले ही होनी चाहिए थी, पहले ही इसमें लगाम लगानी चाहिए थी कि हम लोग कितने यात्रियों को ऊपर भेज रहे हैं ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो। और ऐसा नहीं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सरकार को करना है वो कर रही होंगी अपने हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों का वहां जाना पहले से ही इनको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि हम एक टाइम पे कितने श्रद्धालुओं को जो है हमने अनुमति देनी है, और उनको पहले ही रोक दिया जाना था। इस टाइप के जो कठोर इनको नियम बनाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं बने हैं। आप कह रहे हैं लक्ष्मी जी की कोई कैपिंग होनी चाहिए थी संख्या को लेकर, कि एक लिमिट के अनुसार ही लोग जाएं शुरू से ही, ताकि इस तरह से जो अचानक से क्राउड वहां दिखाई पड़ रहा है उससे बचा जा सकता था। चूंकि ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो 20 लाख, 18 लाख, 22 लाख के आसपास श्रद्धालु जाया करते थे, लेकिन पिछले साल का जो आंकड़ा है 54 लाख से भी ज्यादा का था, और इस बार का अनुमान है कि 80 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। ऐसे में तैयारियां और ज्यादा मुकम्मल होनी चाहिए थी, इस तरह से बात कही जा रही है। मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा लक्ष्मी जी की पहाड़ों ने, प्रकृति ने पहाड़ों के लिए कुछ नियम तय किए। लौटूंगा आप सभी के पास अनिरुद्ध जी के, जी मैं आता हूं आपके पास लक्ष्मी जी। अनिरुद्ध जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, महंत बड़ा हनुमान मंदिर। अनिरुद्ध जी, पर्यावरण का मुद्दा इसके साथ साथ चलता है, आस्था भी है चूंकि यहां पर पूरी तरह से। आप इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, और जो महत्वपूर्ण सवाल लक्ष्मी जी ने उठाए कि अगर इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कार्बन उत्सर्जन भी होगा, पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचेगा, नॉइज पॉल्यूशन भी होगा, ह्यूमन वेस्ट भी होगा, कूड़ा करकट भी होगा, प्लास्टिक भी होगी, ये सभी चीजें साथ साथ हैं। लेकिन क्या अनिरुद्ध जी आपको लगता है कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, वो पिकनिक स्पॉट तो नहीं कहीं बनते जा रहे हैं? मैं अनिरुद्ध प्रकाश मिश्रा एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हूँ, जो कि हमेशा पर्यावरण पर विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, तथा मैं अपने आध्यात्मिक बैचलर सर्कल में एक निकनेम से भी जाना जाता हूँ। मोस्टली लोग मुझे प्रौढ़ी बाबा के नाम से भी जानते हैं। कहने का तात्पर्य केवल एक ही है, आध्यात्मिक दृष्टि से किसी के ऊपर भी दोषारोपण लगाना एक परिपूर्ण प्रक्रिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है सनातन, वो चीज या वो मटेरियल या वो वस्तु जिसका अंत ही ना हो। तो सनातन तो एक बहुत बड़ी संपूर्ण विश्व प्रक्रिया है जो सतत रूप से पर्यटनशील रहती है। जी। धर्म को जब तक धारण ना किया जाए तो वो कभी धर्म नहीं बनता। तो धारण करने का मतलब होता है कि आप बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अभी मैंने आए हुए श्रेष्ठ वक्ताओं को सुना, मैं आपको ये बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने बहुत वर्षों के बाद माननीय श्री हीरा सिंह बिष्ट की वाणी का अनुसरण किया। जिस स्थल पे मैं इस समय बैठा हुआ हूँ, इसी स्थल से वो हमारे हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम करते करते किस पद पे आसीन हो गए उत्तराखंड में, ये भी एक सोचनीय विषय है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, धरातल पर ऐसा प्रशासन का कोई उचित व्यवस्थाओं का संपादन नहीं हुआ। मैं कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, मैं तो केवल एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हूँ। मैं तो अपने अनुसार सोचता हूँ कि पर्यावरण का
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जबकि प्रशासन को कई महीने पहले ही पता लग गया। पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, पूरा सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई, ये तो उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को भी एक सोचने का विषय है। कृपया वो हमारे धामों को पिकनिक स्पॉट की तरह ना यूज करे। सनातन धर्म की कई प्रकार की अपनी क्रियाएं होती हैं, कई प्रकार के अपने पालन होते हैं, एंड कई प्रकार के आपके भी कर्तव्य हैं, आप जिनका निवारण संपूर्ण रूप से करें, तभी आप उस पवित्र, उस वैकुंठ धाम के अनुभव को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा इन प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग करके अगर आप हमारे धाम में पधारेंगे तो हमारे धाम के वातावरण, वैकुंठ धाम को भी आप आंशिक रूप से प्रभावित कह रहे हैं कि भाई जो नियम बनाए गए हैं और जिस तरह से ये व्यवस्थाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर आस्था की नगरियों में। आप चारों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए हमारे खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान और खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अंतिम चरण में हम चलते हैं अब। और हीरा सिंह जी, एक बार फिर आप ही से शुरुआत करेंगे। जो सरकार ने कहा, जो सुनीता जी ने कहा कि कदम उठाए गए हैं, आप कह रहे हैं कि देरी हो गई। आपको लगता है कि जिस तरह से वीआईपी दर्शन को टाला गया है आने वाले दिनों के लिए, या फिर 50 मीटर के दायरे में मोबाइल पर रील्स बनाने को रोक लगाई गई है, और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से खुद मोर्चा संभाला है, आपको लगता है कि निकट भविष्य में 4 से 5 दिनों में चीजें कंट्रोल में होंगी? अब चीजें आप अपने बारे ज्यादा फैला सकते हैं, कंट्रोल तो होना मुश्किल है। जो लोग पहाड़ों पर रास्ते में अटके पड़े बच्चों के साथ बड़ी मात्रा में महिलाएं आ रही, उनका क्या होगा? अभी तो ज्यादा ऋषिकेश में आप लोगों वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमारे हरिद्वार प्रदेश में क्या धर्मशाला ऋषिकेश में वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ काफी लोग रुक सकते हैं आराम से, और वहाँ शुरू में नियंत्रण नहीं हो पाया। आप बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे कि वहाँ की कठिनाइयाँ परेशानियों और राष्ट्रीय परेशानियों को देखते हुए वो संयम रखें और सरकार के निर्देशों का पालन करें, उन्हीं का लाभ होगा उसमें। और सरकार को एहसास होना चाहिए ये बड़ी गरिमामय यात्रा है और ये धार्मिक यात्रा है, उसको बड़े हल्के में लिया गया। सरकार के मंत्री कहाँ हैं? मंत्री घर ऋषिकेश में बैठाते, कर्णप्रयाग बैठाते, देवप्रयाग में बैठाते, यमुनोत्री बैठाते, जहाँ मॉनिटरिंग करते। अधिकारी भी तभी डरता, अधिकारी तो काबू में है नहीं आज की तारीख पे, कोई अधिकारी काबू नहीं, तो कंट्रोल कौन करे? वॉलंटियर सर्विसेज संगठन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक यात्रा अब तो कह रहे सबकी यात्रा शुरू हो, सब आराम से जाएं, दर्शन करें, आ जाएं। ये देवभूमि के लिए और जो यात्री है उनके लिए भी, श्रद्धालुओं के लिए भी, और प्रदेश और देश के लिए गौरव गरिमा की बात है। लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई, ये भविष्य में न हो। लेकिन अभी भी चिकित्सा है, जैसे मरने का सिलसिला जारी, और अभी यात्रा में इतने लोग 26 लाख लोग आने हैं, ज्यादा आने हैं, और 50 लाख 70-80 लाख तक पहुंचने की संभावना है। वही अच्छा है, हम स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, दोनों पहले सुरक्षित यात्रा और सुगम यात्रा सरकार कर रही होगी, आम लोगों को नहीं करती। ठीक है सुनीता जी, जिस तरह से संख्या बढ़ रही है चारधाम यात्रा के लिए, पिछले साल 54 लाख के आसपास और इस साल माना जा रहा है 80 लाख को भी क्रॉस कर सकता है ये आंकड़ा, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ एक चुनौती भी आई है, कितनी बड़े क्राउड को किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, और साथ ही साथ जो पर्यावरण का मुद्दा है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ अन्य परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था से इसका सीधा लेना देना है, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिसको लेकर तमाम लोग चिंतित हैं। बिल्कुल रितेश जी, देखिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा विष्णु जी जब भी ऐसी बात का जब भी विश्लेषण निकालते हैं तो बहुत ही सुलझा हुआ उनका विश्लेषण होता है। और उन्होंने जैसे आग्रह किया बीइंग विपक्ष की भाई हम सबको सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, ये निश्चित रूप से जो देखिए बड़े होते हैं वो हमेशा अच्छी बात जो है जनता तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, तो मैं इसके लिए उनको साधुवाद देती हूँ।
और जहां पर कमियों की बात है, देखिए कई बार क्या होता है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, वो त्वरित कार्यवाही उस पर की जाती है जब उसका फीडबैक मिलता है। आप पहले से जितनी मर्जी कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि यात्री जो है एंट्री पॉइंट पे वो वहां से चेकिंग करा के निकल गए, उसके बाद उनका अपना मन है कि वो 1 दिन में वहां पहुंचे या वो 4 दिन में वो वहां पहुंचे, तो ये सारी यात्रियों पर भी डिपेंड करती है चीजें। और दूसरी बात, जो प्लास्टिक मैनेजमेंट है, ह्यूमन वेस्ट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संबंधी जितनी भी यहाँ पे अनिरुद्ध भाई साहब ने भी अपनी बात रखी। देखिए हमारे पास स्क्रैप डिपार्टमेंट भी वहाँ पे है, जो वहाँ पे प्लास्टिक मैनेजमेंट के तहत जो है उसको जितनी भी बॉटल्स है, जो भी वेस्टेज उनका है, उसको एकत्र करने के लिए हमारी टीम्स वहाँ पे उपलब्ध है। और आपने देखा कि देवप्रयाग रुद्रप्रयाग के पास इसका बहुत बड़ा संग्रहालय भी बन गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए ये जो चीजें हमने इसके साथ साथ में जो पशुपालन विभाग है हमारा, वो भी बहुत सक्रिय हो गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेजुबान पशु है, उनकी सुनीता जी ये सभी बातों के साथ खास ध्यान रखा गया। सुनीता जी इन सभी बातों के साथ आपको लगता है कि भीड़ ज्यादा हो गई है कि कैंपिंग की जरूरत थी शुरू से ही? जो रजिस्ट्रेशन पर रोक अब लगाई गई है वो पहले उठा लेना चाहिए था, ताकि इस तरह से भीड़ इकट्ठी ना होती। देखिए ऐसा है ना, इस बार की यात्रा में जो मैं रितेश जी आपको बताना चाहती हूँ कि जो युवा सनातनियों का एक अभूतपूर्व आप मेल वहाँ देख रहे हैं, वो पहली बार है। तो ये जो जागृति आई है, निश्चित रूप से निर्देशों का पालन हो, उन क्राउड को मैनेजमेंट। सुनीता जी आप इसे जागृति कह रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो 99 इसमें यूट्यूब ब्लॉगर्स मिलेंगे। आस्था उनमें कम है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने के नजरिए से वो अपनी रील्स बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए मैं आपको ये कहूँ, हम उस सनातनी संस्कृति से हैं कि अगर राक्षस भी अपने अंतिम समय में भगवान का नाम ले ले तो वो भी तर जाता है। ठीक है रितेश जी, वहाँ पे कौन श्रद्धालु है कौन नहीं है, ऐसा तो कोई थर्मामीटर ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। कुछ भी करके बस वो अव्यवस्था ना करें, बाकी उनकी हर तरीके से जो भी श्रद्धा है वो भगवान को प्रिय है, भगवान प्रसन्न है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से भगवान। ठीक है लक्ष्मी जी आपने सुना सुनीता जी को, कोई पैरामीटर तो तय हुआ नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठेगा कि तीर्थाटन क्या है, पर्यटन क्या है। अगर ऐसी कोई जरूरत थी नहीं तो फिर 50 मीटर के दायरे में रील्स बनाने पर रोक लगाई क्यों गई? ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि पिकनिक स्पॉट की तरह भी लोग देख रहे हैं इन जगहों को, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता यात्रा के दौरान, खासतौर पर केदारनाथ की जिस तरह से यात्रा रहती है। इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? और जो मेरा एक सवाल था कि आस्था के केंद्र को पिकनिक स्पॉट में बदलने ना दिया जाए, आस्था रहे वहां पर। बिल्कुल, पहले हम लोग देखते थे रितेश की हमारे जो ऐसे धार्मिक स्थानों में जो लोग जा रहे हैं उनकी एक एज का भी हम लोग देखते थे कि इस एज ग्रुप के लोग जा रहे हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो ट्रैकिंग के नाम से ही हमारे धार्मिक स्थलों पे पहुंच जा रहे हैं। ये तो खैर हम लोग को भी समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन अपना हाथ खींच ले और ये पीछे छुड़ा दे कि हमें पहचानना नहीं पा रहे हैं कि कौन श्रद्धालु है और कौन पर्यटक है। इसमें भेद करना वाकई में मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जिस हिसाब से वहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे भीड़ लग रही है, आप देखिए कितने हमारे पहाड़ों में कितने वन्य जीव जंतु रहते हैं, वो भी प्रभावित होती है, साउंड पोल्यूशन से हो रही है। हम लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों से ये हमारे जानवर जो है वो नीचे तक शहरों में पहुंच रहे हैं। तो क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों पे वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ नहीं समझ पा रहे हैं, तो ही वो वहां से पलायन कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा हमारे उत्तराखंड में तो सबसे बड़ा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को होड़ लगी है कि हम लोग भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या पर्यटकों से हमारे प्रदेश में आए, हमारे लिए रोजगार भी पैदा होता है, हमारे स्थानीय चीजों लोगों को भी रोजगार मिलता है, हमारे बहुत सारी जो इनकम ऑफ सोर्सेज है, जो सारी चीजें हैं वो मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या पहाड़ों को संवेदनशील नहीं समझना चाहिए? क्या हमें पहाड़ों की सुरक्षा के लिए अपने आप ही ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या ये सरकार का की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि एक टाइम पे कितने लोग जाते हैं? ठीक है, आज लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये संख्या हमें विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो रही है। आप इस चीज को सरकार को भी समझना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि हमें कितना दबाव इन पहाड़ों पे पड़ना चाहिए और कितना इनको हम फ्री रखना चाहिए। पूरा टाइम है हमारे पास मैनेजमेंट के लिए। सुनीता जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक ही तीर्थ यात्री आ गए हमारे पास, भाई इनको व्यवस्थित करने के लिए मैंने पहले भी आपको चैनल में ये बात बोली थी
कि हमारे पास इनफ टाइम है, सरकार के पास बहुत टाइम है व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कि भाई हम लोग अगर व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो किस वे व्यवस्था का करें। और आप जो कह रहे हैं कि सफाई का, आप नदियां देखिए ना, वहाँ पे कितनी गंदगी है, ब्लॉगर्स ही दिखा रहे हैं, हकीकत अगर दिखा रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो वो दिखा रहे हैं उसी वजह से आज सरकार भी जागी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना पड़ा है अपनी दूसरी जगह से छोड़ के कि यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में इतनी व्यवस्थाएं क्यों अव्यवस्थित हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पहाड़ों को जो संवेदनशीलता हमारे पहाड़ों की है उसको बरकरार रखने में सरकार का हाथ होना चाहिए और सरकार को सहभागीदारी बहुत जरूरी है। विपक्ष, सत्ता पक्ष, पर्यावरणविद, तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका भी अहम योगदान इस पूरी यात्रा के दौरान है। अनिरुद्ध जी से एक आखिरी कमेंट इस पूरे विषय को लेकर। अनिरुद्ध जी, आस्था के साथ सभी चीजों का सम्मान होना चाहिए, जिसमें पर्यावरण भी शामिल है, जिसमें प्रकृति शामिल है, पहाड़ भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ जो ये कहा जा रहा है लगातार कि बड़ी संख्या में जो यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स पहुंच जा रहे हैं उनमें आस्था उतनी शायद नहीं होती जितने असली श्रद्धालु होते हैं, हालांकि कोई पैरामीटर इस बात का है नहीं। आप इस पूरी चीज को, इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं जो नौजवान युवा पीढ़ी पहुंच रही तमाम धार्मिक स्थानों पर? माननीय वक्ताओं तथा माननीय विश जी के वक्तव्य के सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है और मैं एक आध्यात्मिक जिज्ञासु होने के नाते उत्तराखंड वासियों को देना चाहता हूँ, कृपया आप लोग पूरे समर्पण के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी जितना भी आप लोगों से हो सके, जिस प्रकार समस्त संसार को पता है कि वो पृथ्वी जो है वो नर और नारायण की पृथ्वी है। 6 महीने वहां नर का वास होता है और 6 महीने वहां पर नारायण का वास होता है। अगर इस आध्यात्मिक दृष्टि को आप अपने पहलू से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर उत्तराखंडी एक नर है और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले समस्त प्राणी नारायण हैं। जिस प्रकार से एक नर में अपने नारायण के प्रति माफी के साथ आपको रोकूं अनिरुद्ध जी, समय इतने की इजाजत दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और इस पूरे गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।